हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एपी की अगली कड़ी लेकर के आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य क्या होता है बच्चों? तो जब किसी एपी के लगातार 3 पद दिए हों, जैसे फॉर एग्जांपल 8, 12, 16 ये एपी में है, तो उस एपी का मध्य बीच का पद उस एपी का समांतर माध्य कहलाता है। समझने के लिए हम समझ सकते हैं, अगर मान लूं कि माना कि m जो कि एक कोई संख्या है, माना कि m दी गई दो राशियां x तथा y, कुछ भी मान सकते हैं, x तथा y का समांतर माध्य है। x तथा y का समांतर माध्य है, तो x m y किसमें होंगे? ये एपी में होंगे, एपी में होंगे। यहाँ पर m बराबर x प्लस वाई बाई 2, और ये बीच वाला संख्या प्राप्त कैसे होगा? तो आप इन दोनों संख्याओं का योगफल, और संख्याएं कितनी है? 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपको बीच वाली संख्या मिल जाएगी, जो कि औसत से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 12 और 20। बोलूँगा कि बताएं कि इस दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए और दो संख्याएं दी गई हों, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल और बट्टा में 2 कर लेंगे, समांतर माध्य मिल जाएगा। तो समांतर माध्य को हमने यहाँ पर m से डिनोट किया है, तो समांतर माध्य m बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ और बट्टा में 2। तो 20 और 12 हो गए 32, बट्टा में 2 अर्थात 16, और 16 वास्तव में देखेंगे कि इसके बीच की संख्या है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अगली बातों को हम जानेंगे कि जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी एपी का पहला पद कितना होगा, तो पहला पद आप बोलेंगे कि ये a होगा, या a1 से हम डिनोट इसको करते हैं। ठीक, इसी तरह दूसरा पद कितना होगा? तो दूसरा पद को a प्लस डी। तीसरा पद को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। कहने का मतलब ये किसी एपी का क्या है? एक जनरल फॉर्म है। कोई भी एपी हो तो निश्चित रूप से इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल दिया होता है एवं उनके गुणनफल दिए होते हैं, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। तो उस स्थिति में उस प्रश्न को हल करने के लिए अगर मैं मान लूं जो कि उस एपी का हमें न तो पहला पद ज्ञात होता है और न ही उसका सार्वंतर ज्ञात होता है, तो उस स्थिति में मानने के लिए हम मान सकते हैं कि माना कि उस समांतर श्रेणी का पहला पद a एवं दूसरा पद a प्लस डी और तीसरा पद a प्लस 2d होगा। निश्चित रूप से आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो थोड़ा कम समय में उस
तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम वो 3 संख्याएं क्या क्या मानेंगे। एपी के लगातार 3 पद, तो ध्यान रखेंगे अगर कभी भी एपी के लगातार 3 पद अगर मानना हो तो आप मानेंगे क्या, मैं बता रहा हूं अभी। एपी के लगातार 3 पद, लगातार 3 पद आपको जब भी मानना हो तो पहला पद हो जाएगा a माइनस टी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस टी। ये भी एपी के लगातार 3 पदों को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप a का मान अर्थात पहला पद अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया अपने मन से a का मान ले लिया 10, ठीक, और d हमने ले लिए 2, तो आप पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 और -2 कितना हो गया, बोलिए 8 पहला पद। और a हमने कितना माना है 10 दूसरा पद, और a प्लस डी का मतलब 10 + 2 12। तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से देख रहे हैं कि ये भी एक एपी में ही है। तो कहने का मतलब जब भी आपको मौका मिले प्रश्न के अनुसार और स्थिति के अनुसार एपी के लगातार 3 पद मानने का, तो निश्चित रूप से आप ये मान करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर आधारित मैं एक प्रश्न आपको हल करके बताता हूं। चलिए, एक प्रश्न लेते हैं जैसे इस पर आधारित कि किसी समांतर श्रेणी के लगातार 3 प्रथम पदों का योगफल 21 है। प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 21 है तथा उनका गुणनफल 231 है। तो एपी ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार समझें फिर से। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल, कोई एक समांतर श्रेणी है, उसके 3 पदों को हमने जोड़ा, उनका योगफल किया तो कितना मिला 21 और उन तीनों का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणनफल कितना मिलता है 231। तो ये हमें जानकारी में प्रश्न में दी गई है। तो इन दोनों जानकारी के मदद से हमें उस एपी का पता करना है। तो अभी हमने कहा है कि तो यहाँ पर आपको तो नहीं पता कि वो 3 पद कौन है, तो यहाँ पर आप मानेंगे, एज्यूम तो करेंगे ही। तो मानने के लिए आप पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी और तीसरा पद a प्लस 2d ज़रूर मान सकते हैं। लेकिन इससे आप अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा। तो हमने कहा है आप वो लगातार 3 पद क्या सब मानना है। माना कि एपी का पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस डी, ठीक। तो उस एपी का पहला पद है ये a1 आप कह सकते हैं, और ये है मेरा a2 और ये है मेरा a3। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, तो प्रथम 3 पदों का योगफल अर्थात a1 प्लस a2 प्लस a3, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों का अगर हम योगफल करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है 21। तो पहला पद हमने क्या माना है यहाँ पर a माइनस डी, प्लस है तो प्लस। दूसरा पद हमने क्या माना है a,
तीसरा पद हमने क्या माना है, a प्लस डी, और योगफल कितना 21। तो यहाँ से देखिए फायदा ये होता है कि माइनस डी और प्लस डी इसका कोई काम नहीं होगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया ये। ए कितने ए हो गए 3a, 3a इक्वल में 21, तो a का मान कितना हो जाएगा 21/3, ये a की वैल्यू 7। और हमने उस AP का प्रथम पद पहला पद निकाल लिया है, और हमें 2 पद चाहिए, तो 2 पद के लिए हमें D का मान निकालना जरूरी है। तो दूसरी जानकारी दी गई है कि उनका गुणनफल कितना है, तो उनका गुणनफल 231 है। प्रश्न के द्वितीय खंड से, पुनः प्रश्न से, गुणनफल अर्थात पहला पद क्या है a माइनस डी, गुणे दूसरा पद क्या है a, गुणे तीसरा पद क्या है a प्लस डी, और इस तीनों संख्या को अगर गुणा किया होगा तो कितना प्राप्त होता है 231। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहता है ये पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, और तीनों का गुणनफल कितना 231। सही है। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a का मान, यानी तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, माइनस में d गुणे a की वैल्यू 7 गुणे a की वैल्यू फिर 7 प्लस में d बराबर में 231। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पर कौन है 7 और माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर कौन है d का स्क्वायर बराबर में 231, और ये 7 को गुणा में है तो ये भाग में नीचे चला जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 7 ये 21 और कितना बच गया 2 पर 1, फिर से 7 या 21, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस में d का स्क्वायर बराबर में 33, तो माइनस d का स्क्वायर बराबर में 33, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 49, माइनस d का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 16 आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, तो d स्क्वायर बराबर में 16, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 16, लेकिन प्लस माइनस में ध्यान रखेंगे, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस में 4। प्लस माइनस यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि d की वैल्यू अगर हम -4 रखेंगे उसका स्क्वायर करने पर भी 16 और 4 रखेंगे फिर भी 16, तो दोनों मान संभव है यहाँ पर। तो हमने d भी पता कर लिया और a पता कर लिया, तो उस AP का पहला पद क्या माने थे हम a माइनस डी। अगर यहाँ पर d की वैल्यू मैं 4 लूँ प्लस का 4, अब -4 भी ले सकते हैं। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, 7, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, पहला पद मिला हमें। और दूसरा पद हमने क्या माना था a का मतलब a का मान कितना है 7, और तीसरा पद हमने कितना माना था a प्लस डी, और a प्लस डी का मान कितना, a प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा, a का मान है 7 और d का मान है 4 अर्थात 14। तो आप देखिए 3, 7 और 14 क्या ये AP में है, तो 3, 4, 7, सॉरी 1 मिनट, d की वैल्यू 4, सॉरी 7, 4, 11, d की वैल्यू 4 लिया है तो 7, 4, 11, तो 3, 7 वो AP रहा होगा 3, 7 और 11। इसी का अगर आप योगफल करेंगे तो 21 और गुणा करेंगे तो 231। तो इस तरह के प्रश्न को इस प्रकार से हल करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम जानेंगे आज।
और इसी प्रकार कभी कभी एपी के लगातार 4 पद अगर मान्य हों तो आप सुविधा के लिए मान सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, एपी के लगातार 4 पद। अगर एपी के लगातार 4 पद मानेंगे तो आप इस तरह से मान सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, तीसरा पद a प्लस डी और चौथा पद a प्लस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस पर आधारित भी आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं अगर अभी करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 3 पद और 4 पद, इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न करना हो, हल करना हो, तो ये शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इसके लिए आप भारतीय भवन बुक का उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम इसी के साथ एनसीईआरटी बुक का 5.1 जो कि समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज है, उसे हम लोग मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। तो बुक लाओ थोड़ा। हाँ तो बच्चों, ये एनसीईआरटी का बुक है। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे और किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि प्रश्न को काफ़ी ठीक ढंग से समझें और जब तक ना समझ में आए उसे बार बार पढ़ें, फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दी गई है प्रश्न में, देखा जाए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। कहने का मतलब, इनके अनुसार ये कहना चाहता है कि नीचे कुछ कंडीशन या शर्तें दी गई है, उन बातों को आप नोट डाउन करें और उस स्थिति में देखें कि इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वो जो आपने जानकारी एकत्र की, क्या वो एपी में है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ही क्लास में हमने चर्चा करा था कि कोई भी श्रेणी एपी में समांतर श्रेणी तभी होगी जब उसका सारवंतर हर एक स्थिति में समान हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, एक प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया एपी में है या नहीं और क्यों नहीं है। कब, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब, पहली बार आपको किराया टैक्सी का कितना अदा करना होगा, 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर पर टैक्सी का किराया कितना रुपया, 15। और प्रत्येक अतिरिक्त, अगर यदि इसके बाद अगर आप नेक्स्ट किलोमीटर तय करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त अर्थात 2 किलोमीटर के लिए आपको अतिरिक्त किराया कितना देना होगा, उससे 8 रुपया अधिक, अर्थात कितना हो गया, 15 और 8 23 रुपया। फिर अगर आप अतिरिक्त किलोमीटर जाएंगे तो उसके लिए फिर से 8 रुपया, 23 प्लस 8 कितना हो गया, 31। फिर 4 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर तक जाते हैं तो 31 और प्लस 8 39। कहने का मतलब, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसके किराए को देखें
तो क्या ये एपी में है या नहीं है? 15 पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर का किराया 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर का किराया 31 रुपया, चौथा किलोमीटर का किराया 39 रुपया। तो एपी जांच करने के लिए आप देखें कि A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पर D1, D किसको शो करता है, डिनोट करता है? समांतर श्रेणी को, सारवंतर को। तो यहाँ पर हम D1 निकालते हैं, तो D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना दिया हुआ है 23 और माइनस में 15, 23 माइनस में 15 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 8। D2 अगला पद माइनस पिछला पद करते जाइए इसी तरह से। अगला पद 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 8। फिर अगला पद माइनस पिछला पद 39 और माइनस में 31, कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर एक स्थिति में सारवंतर क्या हो रहा है, तो समान है, नियत है, नहीं बदल रहा है। तो जब किसी भी श्रेणी का सारवंतर हर एक स्थिति में अगर नियत रहती है, नहीं बदलती है, तो उस श्रेणी को हम किस में जानते हैं, एपी में जानते हैं। और मेरा प्रश्न भी यही है कि क्या ये एपी में है या नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल है, और वो इसलिए है चूँकि यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3। कहने का मतलब कहीं पर भी अगर हम सारवंतर चेक करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्या है, बराबर है। अगर हर एक स्थिति में इक्वल है तो निश्चित रूप में वो क्या होंगे, निश्चित रूप से वो एपी में होंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन है इसमें। किसी बेलन, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, आपको बताना है कि इसमें उपस्थित हवा की मात्रा एपी में है या नहीं, उसके लिए शर्त आगे दी हुई है। कब? जब वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है जो उस बेलन में से वायु निकालने का काम कर रहा है यहाँ पे, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब उस बेलन में जितनी बार वह वायु पंप का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो उसमें से प्रत्येक बार 1/4 हवा शेष हवाओं से बाहर निकल जाती है। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, एक बेलन हम ड्रॉ कर लेते हैं। बेलन की आकृति यही होती है, आप देखे होंगे क्लास 9th में। ये एक बेलन है और हमने मान लिया कि इसमें पूर्ण रूप से क्या है, तो हवा भरी हुई है, और कितनी हवा भरी हुई है ये नहीं पता। और एक हेड पंप भी है इसमें, ये क्या है, वायु निकालने वाला पंप है। तो एक वायु निकालने वाला पंप है यहाँ पे। ये इस पंप का आप जितनी बार प्रयोग करेंगे उतनी बार इस बेलन में उपस्थित वायु का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए, तो अभी कितना हवा है ये तो पता नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम प्रश्न से थोड़ा हट जाते हैं और फिर पुनः मैं प्रश्न पे आऊँगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों इस बेलन में 80 लीटर या 80 केजी क्या है, तो वायु है। अगर मैं आपको ये जानकारी में दे दूं कि इस बेलन में 80 केजी वायु है, और दूसरी जानकारी ये दूं कि आप जितनी बार पंप मारेंगे, एक बार पंप का प्रयोग करने पर
1/4 भाग हवा उसमें से बाहर निकल जाएगा। जितनी बार आप पंप का प्रयोग करेंगे उसमें उपस्थित जो भी हवा है शेष हवाओं का 1/4 भाग निकलता जाएगा। तो 80 किलो अभी है इसमें, और हमने कहा कि एक बार पंप का प्रयोग करें, तो आप एक बार पंप का प्रयोग करेंगे तो 80 जो जितना भी हवा इसमें उपस्थित है, हमने कहा 80 केजी है, तो इसका 1/4, तो 80 का 1/4 अर्थात चौथाई, 80 का चौथाई कितना हो जाएगा 20। कहने का मतलब 20 केजी हवा क्या हो जाएगा इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों आप बताएं कि 80 का 1/4 अर्थात 20 केजी हवा बाहर निकलने के बाद इस बेलन में अब कितनी हवा बची रहेगी। तो आप कहेंगे पहले था इसमें 80 केजी और हमने एक बार पंप का प्रयोग किया जिसके कारण 20 केजी हवा का बाहर निकल आया। तो 20 केजी बाहर हवा निकलने के बाद कितना बच गया होगा शेष हवा उसमें 60 केजी। तो 60 केजी अब रहा इसमें। अगर आप दूसरी बार पंप का प्रयोग करते हैं तो शेष हवा जो भी है उसका फिर से 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो शेष हवा कितना है अभी 60 है ये। इसका 1/4 अब पंप प्रयोग करने पर निकलेगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चों इसको। तो 1/4 60 का कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब जो भी उपस्थित हवा रहता है उसका 1/4, अभी इसमें शेष हवा 60 केजी था तो इसका 1/4 कितना रह गया 15 केजी। तो इस बार 15 केजी हवा फिर से 60 केजी में से बाहर निकल जाएगा। तो कितना बच जाएगा, शेष हवा पहले था कितना 60 और इसमें से इस बार कितना निकल गया 15, फिर कितना बच गया 45। कहने का मतलब पहली बार हमने पंप का प्रयोग किया तो पहली स्थिति में पहले तो हवा इसमें 80 केजी भरी हुई थी और एक बार पंप लगाने के बाद उसमें हवा कितना रह गया बोलिए 60 केजी। और फिर हमने दूसरी स्थिति में पंप का प्रयोग किया तो अब कितना हवा बच गया 45 केजी। तो इसी तरह से आपको बताना है कि इस प्रकार से पंप का प्रयोग करते हुए जो भी इस हवा बच रहा है उसमें क्या ये एपी में है या नहीं है। जैसे पहले 80 फिर 60 फिर 45। चलिए इस तरह से हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में हवा की मात्रा नहीं दी गई है तो कितना है पता नहीं, 80 केजी है 60 केजी है 50 केजी है 100 केजी है, जो भी हो वो मेरे लिए फिलहाल क्या है एक्स है, उसको मैं एक्स केजी समझ लेता हूँ। यहाँ पर केजी भी नहीं दिया हुआ है, यूनिट भी नहीं दी हुई है तो यूनिट मान लेंगे। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x यूनिट, हमने मान लिया कि x यूनिट है। आप यहाँ पर सॉरी, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने x यूनिट मान लिया है इसमें। चलिए तो हमने कहा कि आप पहली बार पंप का प्रयोग करें तो प्रत्येक बार जितनी बार आप पंप का प्रयोग करेंगे इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो भी होगी, अभी तो फिलहाल हमने x यूनिट मान लिया है, जो भी होगी उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। ठीक, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर थोड़ा। तो यहाँ पर जैसे 80 केजी था तो इसके जगह पर आप ऐसा समझिए कि वही मेरा फिलहाल क्या है x है। तो हवा इसमें अभी कितना यूनिट है x यूनिट है, तो इसका 1/4 मतलब जो भी हवा उपस्थित है उसका 1/4 ये बाहर निकल जाएगा। किसमें से, पहले कितना हवा था इसमें ये x। तो अभी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यही मेरा x है तो x का 1/4 कितना हुआ 20, और जो भी हुआ कैंसिल करके उसको हमने किस में से लेस कर दिया, जो टोटल था उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो अभी इसमें कुल हवा की मात्रा कितनी है x, और x का 1/4 इसमें से अभी बाहर निकलेगा। तो बाहर निकल के कितना बच जाएगा आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए।
x माइनस एक्स बाई 4। और ये हो गया भिन्न घटाव करेंगे तो आपको मिलेगा 3x बाई 4। कहने का मतलब एक बार हमने पंप का प्रयोग करा तो हवा की मात्रा कितनी बच गई, 3x बाई 4। चलिए दूसरी बार पंप का प्रयोग करिए, तो दूसरी बार पंप का प्रयोग करेंगे तो जो भी शेष हवा बची रहेगी उसका 1/4 उस बेलन में से बाहर निकल आएगी हवा। ठीक, तो अभी इसमें हवा की मात्रा है 3x/4 और इसमें से 3x/4 का 1/4 जो भी शेष हवा बचा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा किसमें से, जो शेष हवा पहले था उसमें से। तो इसको कैलकुलेशन इसका कर लीजिए, 3x/4 माइनस 3x/4 4 जो 16, देख लेता हूँ इसको, 16 4 चौके तो 4 तिया 12x और माइनस में 3x अर्थात 9x/16। तो दूसरी बार आपने जब पंप का प्रयोग करा तो शेष हवाओं की मात्रा कितनी बच गई, उसमें रह गई 9x/16। इसी तरह से आप तीसरी बार पंप का प्रयोग करेंगे तो जो भी शेष हवा अभी बचा हुआ है उसका 1/4 माइनस हो जाएगा किसमें से, जो भी शेष हवा बचा हुआ है। तो अब तो इतना रह गया दूसरी स्थिति तक 9x/16, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तीसरी बार पंप लगाने के बाद। तो 9x/16 और माइनस में 9x/16 सॉरी यहाँ पर 16 गुणे 4 64 हो जाएगा। एलसीएम इसका फिर कितना हो जाएगा 64, 16 चौके 64 तो 4 का 9 से गुना, 9 चौके 36x माइनस में 9x, 36x माइनस 9x 27x अपॉन में 64। तो इस प्रकार से आप पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हवा की मात्रा जो बच रही है वो किस तरह से है। तो पहले तो इसमें हवा की मात्रा x थी और हमने पंप लगाया, फिर हवा की मात्रा कितनी रह गई यहाँ पे 3x/4, 3x/4। दूसरी बार पंप का प्रयोग करने पर हवा की मात्रा 9x/16। तीसरी बार पंप का प्रयोग